हाँ नमस्ते बच्चों। आज हम सेकंड जो अपने पास टेस्ट चल रहे हैं मूल्यांकन द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र उसको करने वाले हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दे रखा है परिमेय संख्या दे रखी है 129 बटा 2 की घात 5, 5 की घात 7 और 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार है। अब इन्होंने बोला है कि भाई कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है, अशांत है, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। तो ये होगा अपने पास शांत। अब शांत क्यों होगा बच्चों, ये अपने पास पहले चैप्टर में है। तो इसमें अपन ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ये 129 और बटा में दे रखा है, आपके पास 2 की घात 5 दे रखी है ना, और 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 7। अगर ऊपर और नीचे काटने के बाद में हर में अगर केवल गुणनखंड के रूप में 2 और 5 अगर दिखता है तो वो आपके पास परिमेय संख्या होगी, वो शांत होगी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, शांत ए। ठीक है ना, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपके पास इसको शांत आंसर दे सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 36 का एचसीएफ महत्तम समावर्त। ठीक है ना, तो महत्तम समावर्त अपने पास 8, 9 और 36। महत्तम समावर्त का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो। अभी देखो 8, 9 और 36 के पहाड़ जो अपन पहाड़ा बोले हैं, तो तीनों के पहाड़े में कॉमन संख्या आपके पास एक भी नहीं आती है। ठीक है, तो तीनों में अपने पास कॉमन संख्या कोई नहीं मिलेगी, तो आपके पास उत्तर आएगा ए। वो कैसे, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 8 के टुकड़े कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको 2 की घात 3 बोल सकते हैं। 9 के टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड, टुकड़े का मतलब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3 की घात 2 बोल सकते हैं इसको। और अब अपने पास कितना है 36, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तरीका 9, 9 दूनी 18 दूना 36, तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब इसमें देखो कि ऐसी संख्या जो तीनों में मिले, 2 इसमें नहीं है, तो काम खत्म, छोड़ दो इसको। अब आपके पास 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब आपके पास कोई भी उपनिष्ठ संख्या नहीं है जो तीनों जो अपन ने अभाज्य गुणनखंड करे उसमें मिले। इसका मतलब आपके पास जब एचसीएफ बोलेंगे किसका, 8, 9 और 36 का, तो इसका उत्तर आएगा 1। जब कोई भी कॉमन नहीं होता ना, तो उसका उत्तर अपन 1 बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका उत्तर आएगा ए। आप इसको लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, संख्या यही दे रखी है 8, 9, 36। तो 8, 9, 36 का अपन को करना है एलसीएम। तो 8, 9, 36 के अभाज्य गुणनखंड तो यही है बच्चों। अब अपने पास एचसीएफ निकालना है, निकाल चुके हैं अपन। अब इसी का ही एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम। तो अपन कैसे कर सकते हैं, ये 8, 9 और 36 ही है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें जो जो संख्याएं दे रखी है उसकी महत्तम घात अपन को ले लेनी है। ठीक है ना, तो अब देखो 2 क्या इस तीनों इसमें 2 में दिख रहा है, 2 की घात अधिकतम क्या है, 2 की घात 3, और 3 की अधिकतम घात क्या है 2। इसके अलावा कोई अंक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एलसीएम में 2 और 3 आएगा। अधिकतम घात लेनी है, तो अपन ने ले ली है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 और 3 तरीका 9 और 8 नाम 72, तो 72 उत्तर आएगा इसका। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप ये वाला तरीका नहीं आता तुम्हें, तो 8, 9, 36 को आप अभाज्य गुणनखंड एक साथ लेके करेंगे तो आपके पास 72 ही उत्तर आने वाला है। ठीक है ना, कर पाओगे ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें अपने पास दे रखा संख्या 72 का अभाज्य गुणनखंड है। इसके 72 का अभाज्य गुणनखंड देखो ये रहा, ये 9 इंटू 8 और 2 की घात 3, 3 की घात 2, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 अपने पास आ जाएगा ए। उत्तर आ जाएगा इसका, ये ए कर देंगे। चलो पांचवा है, बड़ा इजी है। निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। देखो ये 4.1 परिमेय संख्या 4.1 के बाहर है, ये भी परिमेय संख्या है। जो अंडरवुड वाली संख्या है वो सारी अपरिमेय में जाती है, जिसको अपन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो अंडरवुड में है। ठीक है, 4.1 में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब उसका उत्तर होगा से। ठीक है ना, पांचवे का उत्तर से है। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें देखो बच्चों दे वाले में दे रखा है यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1, अपन इसको गुणा करेंगे तो x की घात 3, 2x² प्लस 1। अब देखा इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है 3, इसका मतलब त्रिघाती बहुपद है। तो ये आपके पास पूछा है इसने द्विघात बहुपद नहीं है, तो द उत्तर आएगा इसका।
तो इसमें दैल लगा दें बच्चों। चलिए आगे बढ़िए। सातवां अल्फा और बीटा समीकरण जो अपने पास द्विघात बहुपद दे रखा है x² + bx + c के शून्यक है, तो निम्न में से कथन सत्य है। ये दूसरी प्रश्नावली में से आया है। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योग होता है माइनस का b/a और मूलों का गुणनफल होता है वो c/a। ये दोनों सही है, a और b दोनों सत्य है, दोनों सत्य। इसका मतलब आपके पास स है, ऑप्शन वो सही होगा, आप स लगा सकते हैं। चलिए देखिए अगला है, द्विघात बहुपद है x² - 3 के शून्यक है। शून्यक का मतलब हुआ कि x के दो वैल्यूज चाहिए अपन को, तो कैसे निकालते हैं। ये x² - 3 = 0 कर दो, तो x² बराबर क्या लिखेंगे अपन 3। तो x बराबर जब अपन को वर्ग हटाते हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल, और वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस अपन को दो सिंबल लेने पड़ते हैं, निशान लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब वो x बराबर एक बार तो प्लस के 3 ले लो और एक बार अंडर रूट में माइनस के 3 ले लो। एक बार अंडर रूट में प्लस के 3, ये माइनस के 3, तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, तो 8वीं का अपन लगा सकते हैं ए। 9वां है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक -1 और 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है आपके पास x² - मूलों का योग प्लस, हाँ ये क्वेश्चन है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक 1 और -1 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र x² - अल्फा + बीटा और प्लस अल्फा बीटा, मतलब होता है कि x² - मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणन। तो अब आपके पास अल्फा बराबर 1 ले लो और बीटा बराबर -1 ले लो, तो अपने पास x² - -1 + 1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 1 गुणा कर देंगे, तो x² माइनस प्लस जो 1 है दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब ये तो 0x आ गया और प्लस 1 कम 1 आ गया, तो ये अपने पास आएगा x² - 1। तो इसका जो उत्तर होगा वो ब सही है। ठीक है ना, तो अपने पास 9वें का ब आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दे रखा y बराबर fx में शून्यकों की संख्या है। शून्यकों का मतलब हुआ कि x एक्सिस को ये कितनी बार टच कर रहा है आलेख, तो 1 2 3 बार टच कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों 3 होगी। तो इसका आंसर है स। ठीक है ना। अब आपके पास दे रखा है 11वां है, द्विघात द्विचर है, रेखिक समीकरण युग्म है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल विद्यमान होंगे यदि। तो आपके पास बुक में एक ना टेबल बना रखी है, तुमने देखी होगी या पढ़ा होगा तो याद होगा। इसमें अपने पास 3 कंडीशन होती है। क्या क्या होती है बच्चों, इसमें अपने पास a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैं 3 बार लिख रही हूँ क्योंकि 3 कंडीशन बनती है इसमें। c1/c2, फिर से अपने पास a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर तीनों ही बराबर है तो ये रेखाएं होगी संपाती। संपाती मतलब डबल डेकर। अरे भाई इस बारिश के टाइम में गजाई टाइप का एक होता है ना, जो एक के ऊपर एक चलती है, या सिटी में देख सकते हो कि डबल डेकर बस होती है, वैसे समझ सकते हो आप। इसका मतलब हुआ कि कॉमन लेने पर दोनों जो अपने पास समीकरण दिए हुए होंगे ना आपके पास, ये वाले, ये a1x + b1y + c1 = 0, दो चरों में रेखिक समीकरण, वो अपने पास किसी में से भी एक संख्या कॉमन लेने पर दोनों समीकरण एक ही दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये a1/a2 = b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ये आपके पास समांतर रेखाएं शो करेंगी। इसका मतलब हुआ कि अगर अपने पास ग्राफ बनाएंगे तो समांतर रेखाएं आएंगी वो। अब आपके पास ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कंडीशन दे रखा है, अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। संपाती में अनेक हल मिलते हैं, अनेक हल क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे पर टच करती है, कितना भी आगे बढ़ाओगे। समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं है, हल नहीं। ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक और केवल एक हल मिलेगा। इसका मतलब x का और y का मान केवल एक एक मिलेगा, तो अद्वितीय हल बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि अद्वितीय हल विद्यमान होंगे, कब होंगे, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो 11वें का आप उत्तर लगाएंगे स। 12वां देखिए, द्विचर रेखिक समीकरण युग्म के हल करने की एक विधि नहीं है। द्विचर का मतलब हुआ दो अपने पास चर होंगे, उसकी रेखिक समीकरण का मतलब हुआ कि घात 1 होनी चाहिए दोनों के ऊपर। उसको हल करने की विधि
कौन सी अपन करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं, बृजगुणन से भी करते हैं, प्रतिस्थापन से भी करते हैं। तीसरी प्रश्नावली है ना, अपन पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण को हल करने में काम आती है। अतः ये आपके पास द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि अपन किस में हल करते हैं? द्विघात समीकरण को हल करने में करते हैं। चलिए अगला देखिए 13वां, अपने पास द्विचर रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। विचार कीजिए निम्न में से कौन सा चयन कीजिए। अब ये वाले जो समीकरण है ना, इन तीनों में से एक कंडीशन बनने वाली है। अपन देखते हैं कौन सी बन रही है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 है। 3x प्लस 9y प्लस के 6 बराबर 0। देखो x के गुणांक ले लो, यहाँ पे 1 है, बटा में कौन है? 3। इधर कौन है? माइनस का 3, बटा में 9। इधर है 2/6, कटता है तो काट दो, 1/3 आ रहा है। ये माइनस का 1/3 आ रहा है, ये 1/3। ये जब दोनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ये बनना कंडीशन, तीनों में से कौन सी स्थिति है? प्रतिच्छेदी रेखाओं वाली। तो इसमें कौन सा आएगा आंसर? देखो रैखिक समीकरण युग्म में अनंत हल है। अनंत हल कब मिलते हैं? जब रेखाएं समपाती होती है। समपाती नहीं है, समपाती का मतलब तीनों बराबर। अपने पास तीनों चीज़ें बराबर नहीं आई है। दूसरे नंबर पे है दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, असंगत कब होता है? समांतर रेखाएं होती है तब असंगत होता है। समपाती में और प्रतिच्छेदी में संगत निकाय बोलते हैं। ठीक है, और दिए गए रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी सरल रेखाओं को निरूपित करता है। तो ये इसका आंसर 13वें का स होगा, क्योंकि अपन ने देख लिया ना कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो अपन ने प्रतिच्छेदी वाले पे शो कर दिया, स आंसर होगा। 14 नंबर, निम्न जो रैखिक समीकरण युग्म के हल है x + y = 4, x - y = 2। तो इसका जो आंसर होगा ये अपने पास क्वेश्चन नंबर ये है 14, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं इसको। x + y = 4 दे रखा है, x - y = 2 दे रखा है। जब गुणांक समान होते हैं, चिन्ह विपरीत है, तो इसको जोड़ने पर यहाँ पे लिख देंगे भाई, जोड़ने पर तो अपने पास क्या मिला? 2x = 6। तो x बराबर क्या मिला? 6/2 मतलब 3। तो x का मान 3 मिला। समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में भी x का मान लिख देंगे तो y का मिल जाएगा। मैंने समीकरण 1 में x का मान रखना चाह रहे हैं, तो 3 + y = 4। इसका मतलब y = 4 - 3 से क्या मिला? 1। तो x बराबर तो 3 मिला, y = 1 मिला। तो इसमें ढूंढ लीजिए कहाँ है। x = 3, y = 1, ए उत्तर होगा इसका 14 का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला 15। इसमें x² - 8x + 12 के शून्यक है। शून्यक का मतलब हुआ x के 2 मान ज्ञात करने हैं अपन को। तो ये आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में x² - 8x + 12। ठीक है, अपने पास सीधराचार्य सूत्र है, उससे हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड में देख रहे हैं कि भाई प्लस है, तो गुणा करने पर तो अपने पास 12 चाहिए AC, और जोड़ने पर 8 चाहिए। तो 6 दूनी 12, अपने पास 6 कर दूँ, 6x - के 2x और प्लस के 12। ये अपने पास कॉमन ले लिया, x ले लिया, तो x - 6 - के 2 कॉमन आएगा, x - 6 आएगा। इसका मतलब हुआ कि x - 6 को मैंने बाहर लिखा, यहाँ पे x बचा, इधर छुपाया तो क्या बचा? 2 बचा, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से x बराबर तो 6 मिला और 1 2 मिला। तो अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही है? x = 6 व 2। तो इसका 15वें का उत्तर ए होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। 16वां, बहुपद दे रखा है, इससे भाग लगाने पर भागफल व शेषफल प्राप्त होगा। तो ये भागफल व शेषफल जो प्राप्त होगा, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वें का उत्तर ए होगा। भागफल तो x - 2 मिलेगा और शेषफल 3 मिलेगा, ए। ठीक है ना, पहले आप देख लीजिए कि इसको हल कैसे करना है। आप इसके अंदर पहले इसको आरोही क्रम में जमाना है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें घाते हैं वो उलट पुलट करके दे रखी है। तो अपन देख लेते हैं पहले। देखो किसका भाग लगाना है, यहाँ पे -के x² प्लस का x माइनस का 1, और भाग लगाना है x³ प्लस के 3x² माइनस के 3x प्लस 5 में। ठीक है ना, ये देख लो आप। देखो क्योंकि सबसे पहले x² लिखना है, माइनस का निशान है, x में प्लस का है और माइनस का 1, ये लिखा अपन ने भाग लगाने पर। यहाँ पे है x³ पहले लिखना है माइनस का, फिर 3x² में प्लस का निशान है, फिर माइनस के 3x है और फिर प्लस के 5 है। ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा अपने पास 16वें का ए उत्तर आएगा। 17वें में आपके पास ये तीसरी प्रश्नावली का सवाल है, बड़ा ईजी है। 17वें में 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये, और किसी महीने में 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। बीजगणितीय निरूपण।
तो इसमें अपन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 है, माना कि सेब का मूल्य तो x रुपये मान लो और अंगूर है उसका मूल्य y रुपये मान लो। ठीक है। अब जैसे तुम बाजार गए, तुमने 2 किलो सेब खरीद लिए, 1 किलो अंगूर खरीदा, क्या भाव था उसको गुणा कर देते। 2 किलो सेब लिया, कितने रुपए किलो है, x रुपये किलो। अंगूर तुमने 1 किलो लिए तो 1 किलो इंटू वाई हो जाएगा। और कितने रुपए चुकाए, 160 रुपये, तो बराबर 160 कर दो। इसी प्रकार दूसरा बनाओ, 4 किलो और 2 किलो। ठीक है। तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर के कितने रुपए चुकाए उसने, 300 रुपये चुकाए। ठीक है। अब इनको हल कर लो। ये तो बनेगा 2x प्लस वाई बराबर 160 और ये मिलेगा 4x प्लस 2y बराबर 300। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो ये अपने पास 4x प्लस 2y ब उत्तर होगा इसका 17वें का। तो 17वें का ब लगा दूँ ना बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए 18वां है, एक आयताकार भाग है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप दे रखा है 36 की बाकी विमाएँ हैं, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जब भी कंपेयर कर रखा हो किसी को तो अपने पास जो कम है उसको अपन मान लेते हैं कि भाई चौड़ाई से कंपेयर कर रखा है तो इसको x मान लो। ठीक है। मीटर है तो मीटर मान लेंगे। अब इसका मतलब लंबाई जितनी चौड़ाई है उससे 4 अधिक है तो 4 जोड़ दिया इसके अंदर। अर्ध परिमाप, इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का योग है, वो 36 दे रखा है। कैसे बच्चों, ये क्या लिखा मैंने, देखो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई होती है, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, आधा, इसका मतलब 1 बार लंबाई 1 बार चौड़ाई को जोड़ रखा है, वो 36 आ रहा है। तो अपने पास x कितने हो गए, 2x प्लस 4 बराबर 36। तो 2x बराबर 4 को इधर भेजेंगे तो 36 माइनस 4 हो जाएगा। 36 माइनस 4 का मतलब कितना बचा यहाँ पे, 32 बच गया। ठीक है ना। तो x बराबर कितना आया, 32/2 का मतलब कितना हो गया, 16 आ गया। ठीक है। अब x बराबर 16, इसका मतलब चौड़ाई आपके पास आ रही है 16 मीटर। तो लंबाई कितनी आएगी, हाँ बोलो, 4 अधिक है ना, तो 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 आ गया। तो 20 और 16 वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। तो लंबाई 20 है और चौड़ाई 16, लंबाई 20 है चौड़ाई 16, उल्टा मत कर देना, लंबाई 16 चौड़ाई 20, ये भी ऑप्शन है। तो अपना उत्तर द होगा इसका 18वें का। 19वां, संपाती सरल रेखाओं को शो करता है। ये वाला संपाती के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे अपने पास अभी तीनों कंडीशन लिखी थी। संपाती में तीनों चीज़ें बराबर है, ये तीनों अनुपात बराबर होंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, से वाला सही रहेगा। ठीक है। तीनों चीज़ें बराबर है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसको अनुपात बोलते हैं। ये अपने पास A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात, C1/C2 का अनुपात, ये तीनों आपस में बराबर है, तब वो संपाती रेखाओं को शो करेगा। चलिए लास्ट है आपके पास, समीकरण दे रखा है, युग्मों का हल है। अब समीकरण युग्म लिख लेते हैं अपन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 20। ये मैं करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें स्कूल में ये अपने पास इनको हल करके भी जमा करवाना होगा, क्योंकि तुम्हारी पोर्टफोलियो फाइल में लगेगा ना ये, तो आप ये भी नोट कर लेना। तो s माइनस टी इक्वस टू 3 है और एक s/3 प्लस t/2 इक्वस टू 6 दे रखा है। इसका हल का मतलब हुआ कि s और t के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। 2 चरों में रेखिक समीकरण दे रखी है। 2 चर का मतलब हुआ, अंग्रेजी के 2 अक्षर दिख रहे हैं ना तुम्हें, 2 समीकरण है। 2 अपने पास समीकरण का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड में, बहुपद का मतलब एक ही साइड होता है। ठीक है ना। और एक वो अपने पास रेखिक का मतलब वो पावर एक ही आ रही है। अब ये तो समीकरण से सेट हो रखी है, इसको करना है बटा बटा है, तो 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6। अब अपने पास देखो लघुत्तम 3 का भाग लगाओ 6 में, या सबसे सिंपल इसको इधर ब्रजगुणा कर दो तो 2s हो जाएगा प्लस 3t इक्वस टू 6/1, इधर पक्षांतरण कर दो, ब्रजगुणा कर देंगे इसको, तो 2s प्लस 3t बराबर 6×36। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, पहला समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, ये दे रखा है 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है। अब अपन जो सबसे सिंपल विधि है ब्रजगुणन, प्रतिस्थापन और विलोपन में से विलोपन सबसे इजी पड़ती है। विलोपन में क्या करते हैं, पहले देखो कि विपरीत चिन्ह है क्या, हाँ है, गुणांक समान है क्या, नहीं है। यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे भी 3 आ जाए तो अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा 3 में से 3। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण 1 × 3 प्लस समीकरण 2 में अपन जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ से 3 को देखो, 3s माइनस 3t बराबर 3×3 = 9,
ये सेम टू सेम रखनी है क्योंकि अपन यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। किस समीकरण को? समीकरण 2 को। यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर। अगर समान चिन्ह होते तो अपन यहाँ पे लिखते घटाने पर नीचे वाले निशान चेंज हो जाते हैं। चलिए काट देते हैं इसको, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 3 में से 3 गया खत्म, 3 और 2 5 S बराबर 36 और 9 कितने हो गए? 40 और 5 45। तो S बराबर कितना आएगा? 45/5, 5 नाम 45। S का मान 9 आया। अब किसी भी समीकरण में रख दो, तो अपन रख देते हैं समीकरण 1 में S बराबर 9 रखने पर। तो देखो 9 माइनस टी बराबर 3, तो माइनस के टी पक्षांतरण करेंगे तो 3 माइनस 9 हो जाएगा। तो माइनस के 3 टी बराबर कितना मिला? माइनस के 6। माइनस से माइनस काट दो तो टी बराबर 6 मिलेगा। इसका मतलब हुआ S बराबर 9 पर टी बराबर 6 आ रहा है इस पे उत्तर। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा S बराबर 9 पे टी बराबर 6 मिल रहा है। माइनस वाला मत लगाना, प्लस वाला। तो इसका उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ये अपन द्वितीय जो मूल्यांकन प्रपत्र है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, वो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना बच्चों? चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।